ने कल किया था। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया था कि भैया कॉस्ट में हम लोग कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, फलाना फलाना। मेन बात यहाँ से स्टार्ट करी थी, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट। तो मैंने बोला था कोई भी अमाउंट जो आप एक प्रोडक्ट के ऊपर खर्च कर रहे हो, वो आप कस्टमर से लेने का हक आपका बनता है। एक टैगलाइन मैंने हिंदी में दी थी, आपको याद है क्या थी टैगलाइन? वो तेल तो तिल्ली में से निकलेगा। तिल्ली कौन हो गए? कस्टमर तिल्ली और तेल पैसा है। तो कंपनी तेल किसका निकालती है? कस्टमर का। जहां जो पैसा खर्च किया, अल्टीमेटली वो पैसा किससे वसूल लेती है? कस्टमर से पूरा का पूरा पैसा वसूल लेती है। तो तेल तो तिल्ली में से ही निकलता है। इसका मतलब अल्टीमेटली कंपनी को जितना भी कॉस्ट अपनी इनकर की है, वो कस्टमर से अपने प्रोडक्ट को बेच के ले लेती है। तो क्या क्या लेती है, क्या क्या नहीं लेती है, मैंने उसके इंक्लूजन और एक्सक्लूजन आप लोगों को बताए थे। कंपनी मटेरियल, लेबर, रेंट, एडवर्टीजमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग, सब कस्टमर से लेती है। लेकिन मैंने क्या नहीं लेती? एक तो जीएसटी जो वो रॉ मटेरियल पे करके ला रही है, वो अपने कॉस्ट का पार्ट नहीं मानती। और उसका लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया था। जीएसटी को इसलिए कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता है क्योंकि उसकी क्रेडिट मिलती है, उसका रिबेट मिलता है, उसकी आईटीसी मिलती है। और जब चीज चीज की आईटीसी और रिबेट मिल जाए, उसे कभी भी आपको कॉस्ट का पार्ट मानने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात, रॉ मटेरियल पे किया गया जीएसटी कभी भी आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी इनपुट रिबेट अवेलेबल होती है। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ई नोट्स दे दूंगा पूरे के पूरे, तो आप घर पे आराम से बैठ के कॉपी बना लेना। और वो आसपास सारे बच्चों के पास है वो ई नोट्स की लिंक, जहां से आप गूगल ड्राइव से ये सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हो रोज की रोज। तो अभी लिखने की जगह सुन लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इनकम टैक्स, डोनेशंस, कैश डिस्काउंट, डिविडेंड, बेड डेट्स, प्रोविजंस, राइट ऑफ, एबनॉर्मल लॉस, अदर इनकम, ये सब नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि अब इनके नाम ही देखो ना, इनका आपको प्रोडक्ट से कनेक्शन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स हो गया, डोनेशन हो गया, कैश डिस्काउंट जल्दी पैसा लेने के लिए दे रहा हूं मैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए थोड़ी दे रहा हूं मैं। बेड डेट्स, भैया आपने गलत आदमी को माल बेच दिया, शक्ल नहीं देखी माल बेचते समय, किसको देना था किसको नहीं देना था, तो ये गलती मैनेजमेंट की, कस्टमर को इसका पैसा भुगतेगा। एबनॉर्मल लॉसेज, आग लग गई, चोरी हो गई, कस्टमर इसका पैसा भुगतने वाला नहीं है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हम कस्टमर से नहीं ले सकते हैं, ये कभी भी हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती है। इसके बाद याद करो, हम लोगों ने सबसे पहले बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक क्लॉज पढ़ा था, दैट इज बिहेवियर वाइज हम कैसे कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करें। और मैंने आप लोगों को बताया था, हम बिहेवियर वाइज कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तीन टुकड़े करेंगे हमारे कॉस्ट के, क्योंकि तीन तरह का बिहेवियर होता है हमारी कॉस्ट का। या तो कॉस्ट वेरिएबल होती है, या फिर कॉस्ट फिक्स्ड होती है, या फिर कॉस्ट सेमी वेरिएबल होती है। अब मैंने याद करो, सबसे पहले वेरिएबल का नेचर आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी, किसे हम वेरिएबल मानते, किसे हम फिक्स मानते और किसे हम सेमी वेरिएबल मानते। तो याद करो, सबसे पहले हमने बात करी थी कि यार एक कार का एग्जाम्पल आप ले लो। आप मुझे बताओ, पेट्रोल कौन सी कॉस्ट हो गई? वेरिएबल। अब वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं पेट्रोल को? उसका एक बहुत सिंपल रीजन है, ज्यादा गाड़ी चलेगी तो ज्यादा पेट्रोल यूज होगा, तो इसका मतलब वो कॉस्ट वेरिएबल हो गई। लेकिन मैंने इसका एक इंटरेस्टिंग नेचर बताया था। कौन बताएगा वो नेचर क्या था? जी मैम, मैम बताएगी। जी मैम, क्या नेचर था? नहीं, वेरिएबल और फिक्स का एक इंटरेस्टिंग नेचर बताया था मैंने। वो क्या था जो आप लोगों को पता नहीं था? जी सर, जी जी सर, जी हाँ। वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल वेरिएबल होती है, लेकिन पर यूनिट फिक्स्ड होती है। आप देख सकते हो पेट्रोल के बारे में, मेरा 100 किलोमीटर चलने पे 500 का पेट्रोल लग रहा है, 1000 चलने पे 5000 का पेट्रोल लग रहा है, और 10,000 चलने पे 50,000 का पेट्रोल लग रहा है। आप अगर टोटल में देखोगे तो देखो, जितनी ज्यादा गाड़ी चला रहा हूं उतना पेट्रोल लग रहा है। लेकिन अगर आप उसको पर किलोमीटर लाके देखोगे तो हर जगह मेरी पेट्रोल कॉस्ट सेम ही तो आ रही है। मैं अगर 100 किलोमीटर गाड़ी चलाऊं तो बताओ, पर किलोमीटर गाड़ी का कॉस्ट पेट्रोल कितना आएगा? 5। अगर मैं 1000 चलाऊं तो पर किलोमीटर कितना आएगा? 5। और अगर मैं 10,000 चलाऊं तो भी पर किलोमीटर कितना आएगा? इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट के नेचर को समझूं, तो जो इन टोटल है वो तो चेंज हो रही है, लेकिन वो इस तरीके से इन टोटल चेंज होती है कि पर यूनिट चेंज नहीं होती है। तो इट विल बी सेम पर यूनिट, एंड दैट्स व्हाई यहां पे हम लोग ये बोलते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट को पहचानने का तरीका सिंपल है, जो इन टोटल बदले और पर यूनिट ना बदले वो होती है वेरिएबल। अब आप इंश्योरेंस को ले लो साहब, इंश्योरेंस हमारी फिक्स कॉस्ट है। सर फिक्स्ड है, 100 किलोमीटर चलाऊंगा तो भी 10,000, 1000 चलाऊंगा तो भी 10,000, 10,000 चलाऊंगा तो भी 10,000। लेकिन जब आपकी यूनिट्स बढ़ रही है और कॉस्ट नहीं बढ़ रही है, तो बताओ पर किलोमीटर कॉस्ट कम होती जाएगी कि नहीं जाएगी? होती जा रही है सर। पहले पर किलोमीटर कॉस्ट 100 थी, वो घट के 10 रुपए हो गई, और फिर वो 1 रुपए हो गई। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट इन टोटल फिक्स होती है, लेकिन वो पर यूनिट आके
वेरिएबल हो जाती है। और इसीलिए हम लोगों ने एक फाइनल ये बनाया था कि जो कॉस्ट इन टोटल बदले वो वेरिएबल, और जो कॉस्ट पर यूनिट बदले वो फिक्स। मतलब आप इस नेचर से ना, जो कॉस्ट इन टोटल बदले और पर यूनिट सेम रहे वो वेरिएबल, जो कॉस्ट इन टोटल सेम रहे और पर यूनिट बदले वो फिक्स्ड हो जाती है। याद रहेगा नेचर? इससे मैंने बताया भी था इंसानों की फितरत की तरह इन टोटल में वेरिएबल है लेकिन पर यूनिट आके फिक्स्ड है, इन टोटल में फिक्स्ड है लेकिन पर यूनिट आके वेरिएबल है। तो मैंने बताया था दुनिया के सामने कुछ और अकेले में कुछ और। तो ये वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का नेचर भी ऐसा ही है, इन टोटल में बहुत कुछ बदल जाता है लेकिन वो जब पर यूनिट आती है तो सेम ही रह जाती है। तो इसको लेके हम लोगों ने कल कैलकुलेशन स्टार्ट भी किए थे, और मैंने आपको इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग कॉस्ट का नेचर बताया था, और उस कॉस्ट का नाम क्या था? सेमी वेरिएबल। पहले आपको बता दूं नेचर क्या है। जो कॉस्ट दोगलापन करे, दोगलापन मतलब जो कॉस्ट ना ही पर यूनिट सेम रहे और ना ही इन टोटल सेम रहे। आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल को, अगर मैं 10,000 यूनिट पे 20,000 की कॉस्ट लगा रहा हूं तो यहां पे पर यूनिट 2 रुपए आ रहा है। अगर मैं 26,000 को 16,000 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पे पर यूनिट 1.625 आ रहा है। इसका मतलब पर यूनिट भी बदल रहा है और इन टोटल भी बदल रहा है। इसका मतलब ये एक ऐसा कॉस्ट है जिसका नेचर ना वेरिएबल है ना फिक्स्ड है। ऐसी कॉस्ट को हम नाम देंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और सर इसका नेचर क्यों वेरिएबल और फिक्स नहीं है? क्योंकि ये दोनों से मिलके बनी हुई है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब इसमें कुछ कंपोनेंट वेरिएबल है और कुछ कंपोनेंट फिक्स्ड है, इसलिए हम इसको सेमी वेरिएबल नाम दे रहे हैं। और अगर इसका कुछ कंपोनेंट वेरिएबल है और कुछ कंपोनेंट फिक्स्ड है, इसका मतलब इस कॉस्ट को किसी और यूनिट पे ले जाने से पहले दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। जब तक जोड़ी टूटेगी नहीं नई जोड़ी बनेगी नहीं। तो पहले आपको इस एग्जिस्टिंग जोड़ी को तोड़ना पड़ेगा ताकि नई यूनिट्स के लिए वापस से कॉस्ट को निकाला जा सके। तो याद करो कल इसी एग्जाम्पल को मैंने समझाया था, और मैंने बोला था अगर आपको 10,000 और 16,000 के लिए कॉस्ट दे रखी है और अगर आपको 22,500 के लिए कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो आपको इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। और संधि विच्छेद करने के लिए याद करो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, बताओ फॉर्मूला क्या था? यस, अगर मुझे इसमें वेरिएबल पार्ट कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होगा चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं मेरी कॉस्ट बदल रही है 6,000 से और मेरी यूनिट्स बदल रही है 6,000 से, मतलब इसमें 1 रुपए पर यूनिट की क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। क्योंकि जो बदल रहा है वो कौन सा वाला एलिमेंट होता है? अगर मेरे पास दो एलिमेंट है फिक्स और वेरिएबल, और बढ़ने पे से वेरिएबल बढ़ता है, तो आज अगर जो बढ़ी हुई कॉस्ट है वो सिर्फ कौन सी है? वेरिएबल है। तो इसका मतलब अगर मेरी 6,000 कॉस्ट बढ़ी 6,000 यूनिट के बढ़ने से, मतलब एक यूनिट पे 1 रुपए की क्या लगती है? वेरिएबल कॉस्ट लगती है। सर अब देखो मैंने संधि विच्छेद कर दिया और अब मैंने ये फाइंड आउट कर लिया इसमें वेरिएबल कॉस्ट कितना है। तो मैंने बोला भैया 10,000 में आपका टोटल 20,000 का कॉस्ट था, जिसमें वेरिएबल 10,000 में 1 रुपए के हिसाब से 10,000 है, मतलब बचा हुआ आपका कॉस्ट अपने आप क्या बच जाएगा? फिक्स्ड। संधि विच्छेद अगर किया और अपने को पता पड़ गया एक एलिमेंट वेरिएबल है तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर में दूसरा एलिमेंट भी निकल के आ जाएगा। वो कितना निकल के आ गया? 10,000 का फिक्स कॉस्ट। अब आप मेरे को बोलो 22,500 के लिए कॉस्ट निकालनी है। सर 22,500 के लिए भी यही रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहती है, तो 22,500 इंटू 1, ये जो आया ये क्या आ गया? वेरिएबल। और 10,000 फिक्स कॉस्ट सेम रहती है तो उसको एज इट इज उठा के रख दिया, तो मेरी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई 32,500। आया? ये जो हमने किया इसे हम बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के अंदर आपसे पूछा जाएगा, अलग अलग जगह आएगा, तो उसे बेसिक में कवर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, संधि विच्छेद करना आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने होमवर्क में भी एक एग्जाम्पल दिया था, चलो तो पहले वो उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। और ये एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताओ आप लोगों ने सॉल्व किया कि नहीं किया? किया है? पहले तो ये समझ में आ रहा है सेमी वेरिएबल है? कैसे पता चल रहा है सेमी वेरिएबल है और ये वेरिएबल नहीं? पहले बताओ क्यों पता पड़ रहा है सेमी वेरिएबल है वेरिएबल नहीं है। मैं बताता हूं कैसे पता पड़ रहा है। आप इसको पर यूनिट निकाल के देखिए। ये फिक्स तो नहीं है, ये फिक्स तो क्लियरली नहीं है। ये फिक्स क्यों नहीं है साहब? क्योंकि कॉस्ट चेंज हो रही है। सर क्लियर है कि फिक्स तो नहीं है क्योंकि कॉस्ट चेंज हो रही है। सर अगर अपन इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाले, पर यूनिट, तो टेल मी 2.5 लाख डिवाइड बाय 10,000 करूंगा तो यहाँ पे पर यूनिट कितना आएगा? 25। और 3,70,000 को 18,000 से डिवाइड करूंगा तो बताओ मेरा पर यूनिट कॉस्ट कितना आएगा? 20.55। इसका मतलब एक चीज है कि अगेन आप देख लो दोगलापन हो रहा है।
क्यों दोगलापन हो रहा? कहीं भी सेम नहीं है, इन टोटल भी बदल रही है और पर यूनिट भी बदल रही है, तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि कौन सी कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल। अब मुझे बताओ, जब भी सेमी वेरिएबल दिखे जोड़ी को तोड़ना है, जोड़ी को तोड़ना है तो पहले वेरिएबल फाइंड आउट करना है। वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए अभी एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था? चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो देखो अपन यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले को पुटअप कर दें तो बताओ व्हाट इज माय चेंज इन कॉस्ट? माय कॉस्ट इंक्रीज बाय 120, 1,20,000, एंड माय यूनिट्स इंक्रीज बाय 8,000। तो आप मुझे बताओ हाउ मच इज माय वेरिएबल कॉस्ट? 15। मतलब मेरी जो ऊपर कॉस्ट दे रखी है उसमें पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए शामिल है, और ये सेम ही रहेगी, ये कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेरिएबल का नेचर ही होता है कि वो पर यूनिट सेम रहती है। तो मतलब मुझे 15 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट लग रही है। सर अभी तो एक टुकड़ा हुआ, दूसरा टुकड़ा भी तो निकालना पड़ेगा। वेरिएबल तो पता कर लिया मैंने एक यूनिट पे कितना लग रहा है, लेकिन एक और चीज क्या पता करनी है मुझे? फिक्स कॉस्ट कितनी मुझे लग रही है। और फिक्स कॉस्ट पता करने के लिए आपको किसी भी एक यूनिट को उठाना है। आप चाहो तो इसको उठा लो, आप चाहो तो इसको उठा लो, क्योंकि दोनों में फिक्स कॉस्ट तो सेम ही होगी। तो अपन एक काम करते हैं, पहला वाला ही उठा लेते हैं। अगर हम 10,000 यूनिट पे सबसे पहले टोटल कॉस्ट रखें तो बताओ कितनी दिख रही है? 2.5 लाख। कितनी दिख रही है? 2.5 लाख। और इसी 10,000 यूनिट पे अगर मैं 15 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूं, जो कि मेरी 1.5 लाख रुपए होती है, तो टेल मी हाउ मच इज माय फिक्स कॉस्ट? 1 लाख। ये लो साहब, मैंने बैलेंसिंग फिगर में अपने आप क्या निकाल ली? मेरी फिक्स कॉस्ट। कैसे निकाल ली यार? जब मैं बोल रहा हूं मेरी कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल से मिलके बनी है, तो अगर मैंने टोटल में से वेरिएबल को अलग कर दिया तो अपने आप जो बचेगा वो क्या बचेगा? फिक्स बचेगा। तो टोटल उठाओ, टोटल में से वेरिएबल वाले एलिमेंट को अलग कर दो, अपने आप जो बैलेंसिंग फिगर में बचेगा वो फिक्स बचेगा। अब मुझे दो डेटा निकल के आ गए, एक तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट 15 रुपए पर यूनिट है और एक मेरी फिक्स कॉस्ट 1 लाख है। अगर मैं इसको लगा दूं यहां पे तो मैं निकाल सकता हूँ वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों जोड़ के इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। चलो बताओ क्या करूं? सबसे पहले वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करूं? 24,500 यूनिट पे निकालना है, और एक यूनिट का कितना रहेगा? 15। वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है बेटा, तो एक यूनिट पे कितनी लगेगी? 15। तो बताओ कितनी आएगी? 3,67,500। और अगर मैं आपको बोलूं इसकी फिक्स कॉस्ट जोड़नी है तो कितनी जोड़ दूं? सीधे 1 लाख। उसको पर यूनिट लाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो पर यूनिट बदल जाती है, तो इन टोटल सेम रहती है, तो अपने को इन टोटल ही यूज करनी है। तो ऐसे करके मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 467,500। ये देखो, हमने इजीली संधि विच्छेद करा, जोड़ी को तोड़ा और वापस नई जोड़ी को बना दिया। आ रही है सबको बात समझ में? पक्का ऑनलाइन चेक कर लो भैया, तुम लोगों के आंसर्स मैच हुए कि नहीं, और अगर गलती करी है तो मार्क करना गलती क्या करी, क्योंकि पता है हमें गलतियां करनी है, बहुत गलतियां करनी है, पर रिपीट नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है। तो एक गलती को एक बार करना है, एक गलती को बार बार नहीं करना है। आप गलतियां करो, प्रैक्टिस करते ही हम इसलिए ताकि गलतियां हो, लेकिन वो गलतियां रिपीट आपकी नहीं होनी चाहिए। यार हम गेम खेलते हैं, वो जैसे आप लोगों ने सबवे सर्फर का भी खेला होगा, तो क्या होता था? लगता था और यार एकदम टर्न आके गिर गए, तो नेक्स्ट टाइम वापस शुरू से दौड़ते थे, लेकिन उस टर्न का ध्यान रखते थे ना, ताकि धीरे धीरे पहले 1,000 पॉइंट, फिर 4,000 पॉइंट, फिर 10,000 पॉइंट, फिर 20,000 पॉइंट, फिर 50,000 पॉइंट, ऐसे किलोमीटर्स तक दौड़ते रहने लग गए। क्यों? प्रैक्टिस। एंड दैट इज हाउ यू नीड टू डू इन योर सिलेबस एज वेल। आपको यहाँ पे भी यही करना है। गलतियां करो, क्लास में गलतियां करो, होमवर्क में गलतियां करो, लेकिन उस गलतियों को मार्क भी करो और उस गलतियों को ठीक भी करो। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू इन आवर नेक्स्ट 9 मंथ्स। जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपको यही करना है, बस गलतियां करनी है और गलतियों को ठीक करते जाना है। आपको एग्जाम तक रियलाइज होगा कि अब गलतियां होनी कम भी हो गई है और ऑलमोस्ट बंद भी हो गई है। और बच्चे सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक्स करते हैं, उसका एक ही रीजन है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने की कोशिश करो। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप जब पढ़ रहे हैं क्लास में तो अच्छे से उस बात को सुने, इतने अच्छे से उस बात को सुने कि आपको घर पे बार बार रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़े। एक बार सुना और आपको पूरी बात समझ में आ जाए, वो धीरे धीरे और अच्छे से हो भी जाएगा। पर हाँ, थोड़ा सा ना, अभी तो ठीक है आपकी एग्जाम का रिजल्ट आना बाकी है, तो अभी तो मैं आपको टोकूंगा भी नहीं कि आप कितनी बिंज वॉचिंग कर रहे हो, कितनी मूवीज देख रहे हो, कितना स्क्रीन टाइम है। बट वंस योर रिजल्ट इज आउट, आई विल रिक्वेस्ट यू कि आपको अपना स्क्रीन टाइम कम करना पड़ेगा। अभी आपका स्क्रीन टाइम होगा 3 घंटे, 4 घंटे। निकालो मोबाइल, चलो चेक करते हैं स्क्रीन टाइम कितना है। निकालिए मोबाइल, चेक करते हैं कितने घंटे स्क्रीन टाइम है आप लोगों का। अभी चेक करो, स्क्रीन टाइम निकालना आता है आपको फोन के अंदर? एक बार निकालो कितने घंटे का स्क्रीन टाइम है अभी आप लोगों का। ऑनलाइन वाले बच्चों का तो चलो ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे
मतलब ये चल रहे क्लास इसलिए स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा, लेकिन जो ऑफलाइन आ रहे हैं कितने घंटे, 4 घंटे, 1 घंटा। आज का थोड़ी कि नहीं है, ओ आज का 1 घंटा हो गया, आज का नहीं, मेरे को कल का बताओ, कल का कितना है एवरेज आता है उसमें पूरे 7 डेज का, या कल का यस्टरडे स्क्रीन टाइम? 2 घंटे, 3 आवर्स, अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स। इधर मैम कितना है? 5, 5 घंटे। उधर दिखा कल का? वाह यार, फोन ही नहीं चलाता है भाई। अच्छा, बाहर चला गया था। तो आपको पता है यही करना है, यू नीड टू रिड्यूस योर स्क्रीन टाइम बिकॉज यू आर गिविंग 5 आवर्स आउट ऑफ योर 24 आवर्स ऑन योर फोन। वो भी ऐसा नहीं क्लासेस देख रहे हैं, ये अदर देन क्लासेस वाला टाइम है। सो अभी मैं कुछ भी नहीं टोकूंगा, अभी आप लोगों का वेकेशन चल रहा है, अभी आप लोग सिर्फ अपने टाइम पास के लिए क्लास आ रहे हो, मेरे को भी पता है। नो बडी सीरियस राइट नाउ बिकॉज एवरीबडी इज वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट, एंड वो एक साइकोलॉजिकली होना भी है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए मेरे को ढंग से पढ़ूं, क्या पता वापस पढ़ना पड़ जाए तो। नेगेटिव तो हमारे दिमाग में चलते ही ना, हमेशा कुछ भी हो जाए हम सोचते ही नेगेटिव, तो भले कितना भी दुनिया बोले पॉजिटिव सोचो। तो ये तो होगा देखो, लेकिन हम चाहते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम अभी कम नहीं हो, लेकिन ग्रेजुअली धीरे 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 कम करो, क्योंकि उससे पता है कंसंट्रेशन लेवल पे बहुत फर्क आता है। कितनी स्टडीज है जो बताती है कि बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन आपकी मेमोरी लॉस होना चालू हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन कंसंट्रेशन लॉस होता है। आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, नॉट ओनली फॉर यू, ऑल्सो फॉर मी। जब फ्री बैठे होते तो फोन स्क्रॉल करने की ऐसी गंदी आदत हो गई सब लोगों की, वो है, लेकिन मैं सीए हो गया हूँ, आपका सीए होना बाकी है। ठीक है, ये बहुत बड़ा फर्क है। आपको भी पढ़ना बाकी है, और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे टाइम पे फेसबुक ही आया था, इंस्टाग्राम तो आया ही नहीं था, है ना। और पहले होंगे तो फेसबुक भी नहीं होगा, लेकिन जब आई वाज डूइंग सीए तो फेसबुक चलाते थे हम लोग, इंस्टाग्राम नहीं था। इंस्टाग्राम की रील नहीं आती, सबसे अच्छी बात है। और ये रील ने जो बिगाड़ा है लोगों को, है ना। तो वो चीज थोड़ी सी आपको कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। एक ट्रिक है, आई थिंक आपको पता है कि नहीं पता है, अगर आप क्रोम पे एक्सटेंशन ले लेते हैं इंस्टाग्राम का, तो रील्स नहीं आती है। तो कभी आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाओ ना कि नहीं यार क्या मैं पागल हो गया हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे रील देखे जा रहा हूँ, देखे जा खोलता हूँ तो 1.5 घंटे तक रील स्क्रॉल करते रहते हैं। तो आप पता है इंस्टाग्राम ऐप की जगह क्रोम एक्सटेंशन पे इंस्टाग्राम खोल लीजिए, इस पर रील नहीं आती है। तो जब भी आपको लगेगा ना कि फ्रस्ट्रेशन में, तो कर लेना फ्रस्ट्रेशन में ऐप अनस्टॉल और क्रोम पे एक्सटेंशन डाल दोगे ना, तो रील्स नहीं मिलेगी वहां पे। सिर्फ और सिर्फ आप पोस्ट देख सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, लेकिन आप रील्स नहीं देख पाओगे, पहली बात तो। दूसरा, मेरे पास एक ऐप और है, वो ऐप मैं आपको बता दूंगा, उसमें भी रील्स और शॉर्ट्स सब बंद हो जाते हैं। मतलब उसमें आपके रील्स कुछ भी स्क्रॉल करने वाला नहीं चलेगा कि आगे से आगे स्क्रॉल हो जाए, बस वो जो आपकी फीड है वही आएगी और कुछ भी नहीं आएगा। तो वो रहती है, अलग अलग ऐप्स हैं ऐसी जिसमें आप ऐसा रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हो। तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी नहीं, रिजल्ट आने के बाद बताऊंगा कि ऐसी ऐप्स आप डाउनलोड कर लो, ताकि आपका नंबर ऑफ आवर्स और आपका इंस्टाग्राम स्क्रीन टाइम कम से कम थोड़ा और रिड्यूस हो जाए। यूट्यूब और इंस्टाग्राम दो चीजें खतरनाक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। गेम खेल रहे हो चलेगा, कितनी देर खेल लोगे, थोड़ी देर खेलोगे, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे जो चालू होता है ना मामला, पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाता है, और हमारी नींदें भी उड़ जाती है, और भूख भी नहीं लगती है, और प्यास भी नहीं लगती, भूल जाते हैं 2-2 घंटे हो गए पानी नहीं पिया। वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, क्योंकि वो सबसे सूदिंग लगता है ना, आह लेटे हैं बढ़िया, टाइम पास हो रहा है मजेदार, आह मजा आ गया जीवन में। वो 2 घंटे अच्छा लगता है, लेकिन फिर गिल्ट ट्रिप होता है कि 2 घंटे बर्बाद कर दिए। तो इसलिए ट्राई टू रिड्यूस दैट स्क्रीन टाइम। ओके ग्रेट। यस, फ्री टाइम में क्या करें? ओके, फ्री टाइम में क्या करें ये पूछ बताने की जरूरत है आप लोगों को। ओके, इफ यू वांट टू वॉच समथिंग, नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स अगर इस पे कुछ वॉच करना है, तो देर आर लॉट ऑफ गुड मूवीज एंड शोज यू कैन वॉच। जैसे अगर आपको फाइनेंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए, तो एक बहुत अच्छी मूवी है बिग शॉट। बिग शॉट, बिग शॉट इज ए मूवी जिसमें 2008 में जो यूएस क्राइसिस आए थे, उस टाइम पे कई लोगों ने पैसे गंवाए थे, लेकिन कुछ लोगों ने शेयर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना के पैसे कमाए थे। बिग शॉट, शॉट छोटा वाला शॉट, ठीक है। तो वो मूवी जो है, वो मूवी बड़ी बेहतरीन है। ऐसे कैसे एक मनी बॉल करके बहुत अच्छी मूवी है, वो आप देख सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ मूवीज जो कि थोड़ा सीख भी देती है, थोड़ा मैसेज भी है, और देखने में भी मजा आएगा आप लोगों को, ऐसा नहीं लगेगा बोर हो रहे हैं। हाँ हाँ, चले, अब नहीं, आप बोल रहे हो फ्री टाइम में करेगा स्क्रीन टाइम के अलावा, और बता रहा हूँ ना, लॉट ऑफ थिंग्स आई विल एक्सप्लेन। बुक्स रीड कर सकते हो आप लोग, अगर आपको पसंद है बुक रीड करना। इफ यू आर एन बिगिनर, अगर आप लोगों ने अभी चालू नहीं किया है और आप लोगों को पहली टाइम चालू करना है, कि सर कोई अच्छी बुक से ही स्टार्ट करना है हमको, ताकि हम आगे कंटिन्यू कर पाए, तो एक बहुत अच्छी बुक है अनपोस्टेड लेटर। अनपोस्टेड लेटर, उस बुक की खास बात क्या है? इट इज फॉर द बिगिनर्स, एंड यू नो व्हाई। शॉर्ट शॉर्ट 2-2 पेज की स्टोरीज है, मैसेज के साथ। सिर्फ 2-2 पेज की स्टोरीज है, मतलब आपको एक स्टोरी पढ़ने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा।
तो क्या होता है, शुरू में एकदम खतरनाक वाली बुक फेंक दें आपके ऊपर तो आपको एकदम लगेगा ये क्या हो गया हमारे जीवन में, छोड़ दोगे बुक पढ़ना। लेकिन इट्स ए वेरी स्वीट एंड स्मॉल स्टोरीज वाली बुक है। मात्रे करके एक ऑथर है, उनकी बुक है, एंड इट्स अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। दो वर्जन आए हैं उसके, अनपोस्टेड लेटर 1 और 2, तो आप 1 वाली पढ़ना, बहुत अच्छी है अनपोस्टेड लेटर। और अगर आपको थोड़ा और सर सेल्फ हेल्प पे जाना है तो एटॉमिक हैबिट इज ए वेरी गुड बुक। सिंपल लैंग्वेज में आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और लगेगा, रियलाइज होगा कि हाँ बहुत सारी चीजें उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बताई हुई है। और अगर आपको फिक्शन पढ़ना है तो फिक्शन में आप जा सकते हो अगाथा क्रिस्टी। शी इज ए वेरी फेमस ऑथर, अगाथा क्रिस्टी। नाम नहीं सुना आप लोगों ने? बहुत फेमस ऑथर है मर्डर मिस्ट्रीज के लिए। अगर आपको मर्डर मिस्ट्रीज पढ़नी है तो यू कैन गो फॉर अगाथा क्रिस्टी। अगाथा क्रिस्टी की एक बहुत अच्छी बुक है, ओरिएंट एक्सप्रेस, मर्डर इन एन ओरिएंट एक्सप्रेस, उसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है। तो इट्स ए वेरी नाइस बुक। अगर आपको मिस्ट्री बुक पढ़ने का शौक है और मर्डर मिस्ट्री पढ़नी है तो आप उस बुक को जरूर पढ़ना। ओरिएंट मर्डर इन ओरिएंट एक्सप्रेस करके एक बुक है। अदरवाइज आपको अगर सेल्फ हेल्प पे जाना है तो एटॉमिक हैबिट इज ए वेरी गुड बुक टू स्टार्ट। एंड आपको अगर नॉर्मल शॉर्ट स्टोरीज में जाना है तो इट्स ए वेरी गुड बुक, अनपोस्टेड लेटर्स। और अगर आपको कुछ बस आई थिंक, और कौन सा जेनरे पसंद है मतलब आप लोगों को? अब फनी में तो आई थिंक मूवी देखना ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू बुक। किताब हंसने के लिए किताब कौन पढ़ता है? किताब और हंसी तो दूर दूर का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो अगर आपको कॉमेडी शोज देखने तो आई थिंक बेसिक फ्रेंड्स और बिग बैंग थियरी और ये सब तो देख ही रखा होगा आप लोगों ने ना? नहीं देखा है क्या? तो फ्रेंड्स तो बहुत ही बेसिक है, मतलब उससे बेस्ट तो आज तक कोई शो ही नहीं बना है। फ्रेंड्स बहुत पुराना शो है, आज से 25 साल पुराना फ्रेंड्स। पर वो ऐसा शो है कि आप रोज खाना खाते खाते 20 मिनट के लिए उस शो को देखो बस आप, यू विल रिलैक्स एंड आपका माइंड पूरा फ्रेश हो जाएगा कि वाह यार पहली बार। आई हैव सीन अराउंड 12 टाइम्स, 12 to 13 टाइम्स, और अभी भी लगता है कि हाँ देख सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा कैसे बिग बैंग थियरी भी बहुत अच्छा शो है अगर आपको देखना है तो। ठीक है। और कुछ भी टाइम पास और क्या करें सर जीवन में, है ना? इतना बहुत है आपके लिए, इतना ही बहुत है आई थिंक। इतने में तो आपका काम हो जाएगा थोड़े दिन का। और वैसे भी पढ़ने के लिए सर बुक रीडिंग अभी क्या, नोट्स वोट्स पढ़ना चालू करें कि कोई मॉड्यूल वॉड्यूल पढ़ना चालू करें? अभी जितना पढ़ा रहे हैं उतना बस एक बार रिवाइज कर लो, घर पे होमवर्क कर लो, दैट्स मोर देन इनफ। अभी मैं आपको ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि बैठ के इतनी सारी चीजें पढ़ो, क्योंकि अभी मॉड्यूल खोलोगे तो समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है जीवन के अंदर। तो अभी अपने को वो नहीं समझना है। अपन जितना इतना क्लास में करते जा रहे हैं उतना उतना आप करते जाइए, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मतलब आपके अभी के सिचुएशन के हिसाब से। पर हाँ, एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद डेफिनेटली आपको पढ़ने पे एफर्ट्स और बढ़ाने पड़ेंगे। एक चीज और कर सकते हो, राइटिंग स्किल सुधारने के लिए थोड़ा बहुत मतलब इफ योर इंग्लिश इज ठीक ठाक, मतलब और बेटर करने की जरूरत है, तो आप फिर कुछ अच्छे यूट्यूब पेजेस हैं। एक पेज है लिंगवा मरीना। लिंगवा मरीना आई थिंक वही रशियन बंदी है और वो इंग्लिश सिखाती है, बहुत अच्छा सिखाती है। उसके बेसिक्स में बहुत सारी चीजें कवर्ड है। यूट्यूब पे चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो आप कभी कभी आपको लग रहा है कि इंग्लिश थोड़ी सुधारनी है तो आप उस चैनल को जाके देख सकते हो, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी उसमें मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी तो इतना कर लो, इतना बहुत ही ज्यादा है। ठीक है। अक्षय बोल रहा है कि सर बुक ही पढ़नी होती तो हम यही पढ़ लेंगे ना। ठीक है, तो मैं इसलिए शो भी तो बता दिए भाई तेरे को कि तू कौन कौन से शोज देख सकता है ना? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, ये प्रोजेक्टर आज फिर पावर फ्लक्चुएशन का इशू आ रहा है वापस से, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके गाइस, तो अब हमें डिस्कशन क्या करना है साहब? चालू हो जा। हो गया। यस। हम लोगों ने ये तो समझ लिया कैसे हम वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का संधि विच्छेद करेंगे। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल सब एक साथ आ जाए, क्योंकि वो एक्चुअली आगे जाके एक बजट चैप्टर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अब मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूं जहां पे हमको, यार ये प्रोजेक्टर की वायरिंग देखते हैं, अब दिक्कत ना दे आई होप। देखो, एग्जाम्पल लिखना, इसमें हम सब एक साथ कॉस्ट लिखेंगे और आपको सारा कैलकुलेशन करना रहेगा। 15,000 यूनिट्स पे, एक मिनट यार बुलाना ही पड़ेगा मेरे को उसको। आदम आ गया है क्या एकेडमी?
यार ऊपर आना 102 में, यहाँ पे प्रोजेक्टर बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। 102 102। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक। ओके गाइस, तो एक काम करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, आप भी लिखते रहो। मैं मेरी एक्चुअली ऑनलाइन तो दिख रहा है बराबर, या प्रोजेक्टर पे नहीं दिख रहा है, तो उसको मैंने बुलाया है 1 मिनट के लिए। देखिए, हाँ मैं डिक्टेट तो कर दूंगा, मैं डिक्टेट तो कर ही दूंगा 100%। बस मैं वेट कर रहा हूँ कि एक बार ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो फिर तो ऑप्शन ही डिक्टेट करना पड़ेगा। ओके गाइस, चलो डिक्टेट कर देता हूं मैं। सबसे पहले आप लिखिए 15,000 यूनिट्स का कॉलम। 15,000 यूनिट्स में पहली कॉस्ट लिखिए डायरेक्ट मटेरियल। 15,000 यूनिट्स के लिए सबसे पहले कॉस्ट आप लिखिए डायरेक्ट मटेरियल, और यहां आप लिखिए 75,000 रुपीज। डायरेक्ट लेबर ये लिखिए आप 45,000 रुपीज। डायरेक्ट मटेरियल है 75,000, डायरेक्ट लेबर है 45,000। इसके बाद आप लिखिए इलेक्ट्रिसिटी 2 लाख रुपीज and rent is 1 lakh rupees. अठारह हजार यूनिट्स के लिए डायरेक्ट मटेरियल होगा 90,000। डायरेक्ट लेबर है 54,000। इलेक्ट्रिसिटी है 2,30,000 और रेंट है 1 लाख। आपको 22,500 यूनिट्स के लिए इन्हीं सारी कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। ये देखो स्क्रीन पे, लिखिए फटाफट। ये आपके सामने स्क्रीन पे है। 15,000 क्वांटिटी के लिए डीएम है 75, डीएल है 45, इलेक्ट्रिसिटी है 2 लाख, रेंट है 1 लाख। 18,000 यूनिट्स के लिए आपका डीएम है 90,000, आपका डीएल है 54,000, आपका इलेक्ट्रिसिटी है 2,30,000 और आपका रेंट है 1 लाख। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट फॉर 22,500 यूनिट्स। आपको 22,500 यूनिट्स के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ऑनलाइन वाले बच्चे मेरे को एक बार ई नोट्स की लिंक शेयर कर दो। ई नोट्स जो ऑनलाइन वाले बच्चों को, वो तो मैं अभी चैट बॉक्स में डाल के दे देता हूँ, ताकि जो नए बच्चे आए हैं वो भी ये आज के हैंड रिटन नोट्स और अभी तक के लिखे हुए सारे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे कोई मेरे को एक गूगल ड्राइव की लिंक चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं वहां से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके गाइस, चेक करते हैं। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे अपने को कितना कितना कैलकुलेशन आएगा और कैसे कैसे आएगा। लिसन वेरी केयरफुली। ओके, देखिए, अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की बात करूं, तो आपने अगर क्वेश्चन में देखा होगा तो एक चीज नोटिस की होगी कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट सेम है। मटेरियल पर यूनिट हमारा सेम है। इधर 75,000 डिवाइड बाय 15,000 करूंगा तो 5 रुपीज आएगा। 90,000 डिवाइड बाय 18,000 करूंगा तो भी 5 रुपीज आएगा। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये कॉस्ट कौन सी हो गई, वेरिएबल। जो कॉस्ट इन टोटल, देखिए संस्कार, बार बार ये प्रोजेक्टर ब्लिंक हो रहा है, कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है, जबकि यहाँ बराबर चल रहा है। ये पावर इशू क्या आ रहा है? सब जगह हो रहा है क्या पावर इशू? ठीक है, चलेगा अब, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेंगे, मैनेजेबल। ओके, सो नाउ 22,500 into 5, टेल मी हाउ मच इज माय वेरिएबल मटेरियल कॉस्ट? 1 लाख 12,500, 1,12,500। ये है हमारी सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कैसे आई? वेरिएबल है, 5 रुपीज पर यूनिट, 1,12,500। डायरेक्ट लेबर की बात करें तो डायरेक्ट लेबर भी आप चेक कर सकते हो, ये क्या लग रही है, वेरिएबल। कैसे लग रही है वेरिएबल? पर यूनिट चेक करो, पर यूनिट यहां पे ये आ रही होगी 3 रुपीज, आ रही है 3 रुपीज। तो इसका मतलब
अगर हम यहाँ पे देखें तो 22,500 क्वांटिटी को 3 रुपीज से मल्टीप्लाई करें, टेल मी हाउ मच इज माई डायरेक्ट लेबर? 67,500, ये मेरा आ जाएगा डायरेक्ट लेबर। ये भी आ गया सर। इसके बाद तीसरा मुझे चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में अब मुझे देखना पड़ेगा क्या ये वेरिएबल है, क्या ये फिक्स्ड है, या क्या ये सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल है, कैसे पता चल रहा है सेमी वेरिएबल है? क्योंकि आप देख सकते हो 2 लाख डिवाइड बाय 15,000 करूंगा तो समथिंग कितना आ रहा है, 13.33। और अगर मैं 2,30,000 डिवाइड बाय 18,000 करूंगा तो मतलब पहली बात है पर यूनिट चेंज हो रही है, और ये इन टोटल में भी चेंज है। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि ये क्या है, सेमी वेरिएबल है, तो इसका कैलकुलेशन अपने को अभी करना पड़ेगा। बाकी रेंट के लिए एक बार देखो, रेंट क्या है, क्लियर दिख रहा है, रेंट क्या है, फिक्स्ड। व्हाई इट इज फिक्स्ड? क्योंकि इन टोटल सेम है, तो आप देखोगे तो इन टोटल सेम है, तो यहाँ पे भी 1 लाख का 1 लाख रहेगा। मतलब हमको मेजरली कैलकुलेशन किस चीज का करना है, इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि वो कौन सी कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल है, तो हमें पूरा कैलकुलेशन इलेक्ट्रिसिटी का करना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले हमें वही सेमी वेरिएबल का फॉर्मूला पुटअप करना है। क्या फॉर्मूला होगा बताना आप? वही फॉर्मूला पुटअप करना है, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। तो आप सबसे पहले लिखिए, फॉर्मूला है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को निकालने का, और वो फॉर्मूला है चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। 30,000 रुपए की कॉस्ट बदल रही है 3,000 यूनिट के बदलने पे, मतलब एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट मेरी 10 रुपीज आ गई। आप चेक कर सकते हो यहां से 30,000 की कॉस्ट बदल रही है 3 रुपए के कारण, मतलब एक यूनिट की मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, 10 रुपए। अब मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिखूंगा किसी भी एक यूनिट के लिए, तो अपन 15,000 के लिए ले लेते हैं। बात है कि अब 18,000 के लिए भी करोगे तो फिक्स कॉस्ट सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों जगह फिक्स कॉस्ट सेम ही तो है। टोटल कॉस्ट अगर हम लिखें तो हमारी टोटल कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं हम, 2 लाख रुपए है यहाँ पे। और अगर हम इसकी वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करें तो सर 15,000 क्वांटिटी पे हमने एक यूनिट का 10 रुपए निकाल लिया, मतलब इसकी वेरिएबल कॉस्ट 1.5 लाख है। तो बताओ आपकी फिक्स कॉस्ट अपने आप कितनी बच गई, 50,000। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर में फिक्स कॉस्ट निकल के आ गई 50,000 रुपए की। मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज है और मेरी फिक्स कॉस्ट 50,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर में अपने मतलब टोटल कॉस्ट 2 लाख है और 1.5 लाख की वेरिएबल कॉस्ट है, तो अपने आप फिक्स कॉस्ट 50,000 निकल के आ गई। अब मुझे कितने के लिए कैलकुलेशन करना है पहले बताना? मुझे 22,500 के लिए निकालना है। तो अगर मुझे यहाँ पे 22,500 यूनिट्स के लिए कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी 22,500 इंटू 10, 2 लाख, और मेरी फिक्स कॉस्ट होगी 50,000 की, तो मेरी ओवरऑल कॉस्ट आएगी 2,75,000 की। ये मेरी टोटल कॉस्ट आएगी फॉर 22,500 यूनिट्स। हाउ मच इज माई टोटल कॉस्ट, 2,75,000, और वो 2,75,000 में लिख देता हूं यहां पे। और ये मेरा टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो गया। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बजट चैप्टर में आगे जाके इस तरह का क्वेश्चन और अच्छे लेवल पे ऐड होके आने वाला है। पर देखो कितना इजी कैलकुलेशन था, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं लगा सर। सिंपल चीज थी, हमें पहला स्टेप क्या करना है, ये आइडेंटिफाई कर लो कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, और कौन सी कॉस्ट सेमी वेरिएबल है। पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लो। ये आइडेंटिफाई करने के बाद आपको जो जो वेरिएबल कॉस्ट दिख रही है उसका पर यूनिट सीधे रख दो, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है। फिक्स ऐसी की ऐसी रख दो, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रही है। और सेमी वेरिएबल के लिए आप ये कर सकते हो कि आप फॉर्मूला लगा सकते हो और वेरिएबल और फिक्स को अलग अलग सेग्रीगेट करके उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। इससे एक बात और समझ में आती है, एक लाइन लिखो जो आगे बहुत काम आने वाली है आपको। लाइन लिखो इसको कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेट कर लिया, लिख लिया। अब एक लाइन लिखो मेरे साथ, लिखिए, जब भी हमें किसी नई यूनिट्स के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मैं जो बोल रहा हूं वही लाइन लिखना है। जब भी हमें किसी नई यूनिट्स के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जब भी हमें किसी नई यूनिट के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, हम वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट निकालेंगे और फिक्स कॉस्ट को हमेशा इन टोटल निकालेंगे।
जब भी हमें पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, हम वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट निकालेंगे एंड फिक्स कॉस्ट को टोटल में कैलकुलेट करेंगे। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने जैसे इस क्वेश्चन में भी क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट निकाल के यूज किया और फिक्स कॉस्ट को टोटल में निकाल के यूज किया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि इन दोनों लेवल पे कॉस्ट कांस्टेंट रहती है ना। फिक्स कॉस्ट कहां कांस्टेंट रहती है, पर यूनिट या टोटल? टोटल। और वेरिएबल कॉस्ट कहां कांस्टेंट रहती है, पर यूनिट। तो हम कोई चीज कांस्टेंट होगी उसी को तो उठा के कहीं और रख सकते हैं। इसीलिए जब भी वेरिएबल कॉस्ट को रखो तो क्या कैलकुलेट करके रखो, पर यूनिट, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगी। और फिक्स कॉस्ट को काय पे जाके रखो, इन टोटल, क्योंकि वो चेंज नहीं होगी। क्योंकि आपने जैसे ही इधर से उठा के किसी और चीज पे जाके कॉस्ट को रखा, वो बदलनी नहीं चाहिए, अदरवाइज तो वेस्ट हो जाएगा ना हमारा कैलकुलेशन। तो बदलेगी कब नहीं, जब वो पर यूनिट और इन टोटल रहे। हाथ में बहुत प्रॉब्लम दे रहा है यार प्रोजेक्टर। हाँ, तो उसको आज करना कैसे, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला के पूरी लाइन चेक करवा, या जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है वो चेक करवा, क्योंकि ये हर 1 या 2 दिन के अंदर ये पावर फ्लक्चुएशन इश्यूज आ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो आज उसको करवाना है अपने को। ठीक है, ओके। तो पॉइंट ये है कि साहब हम पर यूनिट और इन टोटल में यही करेंगे कि हम जब भी पर यूनिट होगा तो हम उसे वेरिएबल को पर यूनिट लाके रखेंगे और फिक्स को हमेशा इन टोटल में लाके रखेंगे। ये हमें पूरा का पूरा कैलकुलेशन करना है। अब एक काम करो, वेरिएबल और फिक्स वाला मैटर तो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन होमवर्क में ले जाओ। सर एग्जाम क्वेश्चन, यस, मैं आपको सीधे एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन होमवर्क में देना चाहता हूं। तो मैं आपको आईसीआई की वेबसाइट से एक पास्ट एग्जाम डाउनलोड करूंगा और वो हम होमवर्क में लेंगे। मैं आपको शीट में भी अपडेट कर दूंगा और क्वेश्चन नंबर भी बता दूंगा कि कहां से वो क्वेश्चन मिलेगा आपको और कौन सा क्वेश्चन नंबर है। मैं आईसीआई की वेबसाइट खोल लेता हूं और आपको दिखाता हूं एक एग्जाम का पेपर जिसका क्वेश्चन इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट से कनेक्टेड है। नवंबर 2019 का एक क्वेश्चन है और उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके पहले इसको ई नोट्स में डाल लेता हूं। आपके सामने मैंने पेपर खोला है, नवंबर 2019 का पेपर है ये ना, नवंबर 19 का पेपर है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1D, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको ई नोट्स में अटैच करता हूं और इस क्वेश्चन को आपको आज के होमवर्क में दे रहा हूं। सर ये क्वेश्चन कहां मिलेगा? ऑफ कोर्स ई नोट्स में भी मिल जाएगा, और आप चाहो तो आप होमवर्क का क्वेश्चन नंबर लिख भी सकते हो कहां का है, ताकि आपको अगर ढूंढना पड़े तो आपको ई नोट्स की जगह आपको यहां पे भी मिल जाए। तो मैं क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं। ये है नवंबर 19 एग्जाम का, सीए इंटर का है ना, फाउंडेशन मत खोल देना गलती से, है ना। फाउंडेशन के पेपर डाउनलोड करके ढूंढ रहे हैं नवंबर 19 के कौन से क्वेश्चन में, आदत पड़ी हुई है ना, नहीं। 1D। और इसमें एक चीज मैं हटा रहा हूं क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये वाला पॉइंट। ये एक्चुअली आगे जाके हम मार्जिनल कॉस्टिंग में समझेंगे। आपको सिंपल क्वेश्चन है, 2 वॉल्यूम और 2 कॉस्ट पर यूनिट दे रखे हैं और आपको वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को अलग अलग करना है। ये करने के बाद आप इसमें एक चीज और ऐड कर लो, कैलकुलेट कॉस्ट पर यूनिट फॉर 7500 यूनिट्स। ये आपको ई नोट्स में पूरा मिल जाएगा। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को घर पे नोट भी कर लेना, छोटा सा क्वेश्चन है। और नहीं तो ई नोट्स के रेफरेंस से आप ये क्वेश्चन ले लेना। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे पूरा का पूरा चाहिए। मैं ई नोट्स अभी अपडेट कर देता हूं, मैं ई नोट्स अपडेट कर देता हूं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो बच्चे नए हैं मैं उनको भी ई नोट्स की लिंक देता हूं, तो आप लोग वो भी ले लीजिएगा। जी सर। हाँ, ग्रुप में ऐड हो गए क्या कुछ बच्चे जिनका ग्रुप में ऐड नहीं है? कौन कौन ऐड नहीं है? इतने लोग नहीं है, नए हैं ना, ये नए लोग नहीं है एडेड, एक बार चेक कर लो ना। वो दोनों तो पुराने हैं, आप ग्रुप में ऐड नहीं हुए ना। और ये मैम नहीं है, दोनों आप नए हो ना। तो ये आप ग्रुप में एडेड हो, आप नहीं हो शायद ग्रुप में एडेड, और एक मैम नहीं है ग्रुप में एडेड, है ना। ठीक है, मैं 1 मिनट ई नोट्स की लिंक दे रहा हूँ। जिन बच्चों के पास ई नोट्स की लिंक नहीं है, 1 मिनट में से आप ई नोट्स की लिंक भी ले लो, क्योंकि यहाँ पे आज के आपका नोट्स अपडेट हो गया है। यहाँ पे ये नोट्स अपडेट हो गए हैं, इसकी लिंक मैं आप लोगों को फाइल्स में से दे देता हूँ। 1 मिनट, मेरे पास होनी चाहिए। आई थिंक दिस इज दी ई नोट्स। ये स्कैन कर लीजिए प्लीज आप, जिन लोगों के पास नोट्स की लिंक नहीं है वो ये स्कैन कर लीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ये स्कैन कर लीजिए, इस पे आपको गूगल ड्राइव की एक लिंक मिल जाएगी, उसको ओपन करके चेक भी कर लीजिए और मुझे बता दीजिए जिनके पास ई नोट्स की लिंक नहीं है। ये वही वाले ई नोट्स है जो मैंने फर्स्ट डे शेयर करी थी, लिंक वही रहेगी, उसी पे अपडेट होंगे नोट्स। आपको एक गूगल ड्राइव फोल्डर मिलेगा, उस फोल्डर पे आपको आज के नोट्स अपडेटेड मिल जाएंगे, उस पे अपडेटेड आज का भी लिखा होगा। ऑनलाइन भी देख लीजिए।
ये नोट्स की लिंक आप यहाँ पे स्कैन कर लीजिए और इसको सेव कर लेना। आप पूरी क्लास हमारी इसी पे नोट्स अपडेट होंगे रोज, ठीक है। और नहीं हो तो पास में व्हाट्सएप भी ले सकते हो, अभी ओपन लिंक है, आराम से आप व्हाट्सएप भी ले सकते हो। और गूगल ड्राइव वाले, सॉरी, जो जूम वाले बच्चे हैं उनको मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर देता हूँ। आप लोग या मीटिंग की चैट से ले लीजिए, वहां पे भी मैंने डाल दी ई नोट्स की लिंक, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये ई नोट्स वाला होमवर्क क्वेश्चन करके आना। नवंबर 19 का क्वेश्चन 1D है। ये हम आंसर टैली करने के बाद कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स हमारा पूरा का पूरा समझ में आ गया है। कल हम लोग इसी में कॉस्ट की नई वेराइटी से स्टार्ट करेंगे। अभी कम से कम 5 से 6 दिन हम लोग बेसिक ही पढ़ने वाले हैं, उसके बाद जाके हम हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज कॉस्ट शीट, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन पहले हम 5 से 7 दिन सिर्फ बेसिक पे फोकस करने वाले हैं। थैंक यू गाइस।